नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की टॉपिक की तरफ चलूँ, एनसीओसी की तरफ से एक मैसेज मुझे आपको ज़रूर देना है, और वो मैसेज ये है कि जो लोग सेकंड डोज़ नहीं लगवा रहे वैक्सीन का, उन्हें जल्द अज जल्द सेकंड डोज़ लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके हवाले से एनसीओसी को और हुकूमत पाकिस्तान को बहुत तशवीश है। और 30 सितंबर के बाद जिन लोगों ने अपना सेकंड डोज़ कंप्लीट नहीं किया होगा, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलात जो है पाकिस्तान में पैदा की जा सकती हैं। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, न्यूजीलैंड और इंग्लिस्तान ने पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जो कुछ किया, उसका दुख, उसका सदमा, उसका शौक जो है उसे पाकिस्तान ने भी महसूस किया, और क्रिकेट लवर्स ने, क्रिकेट की दुनिया ने, पूरी दुनिया में, बरतानिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ लोगों ने इसे महसूस किया। और जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और बरतानिया की तरफ से दी भी नहीं, बरतानिया की तरफ से तो कोई एक्सप्लेनेशन दी भी नहीं गई, उसे किसी ने माना नहीं है। और उस पर तनकीद न सिर्फ पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ बहुत गम गुस्सा पाया गया, बल्कि दुनिया में भी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। मैं सबसे पहले आपको मैं सवाल उठाने, मुझे खाली क्रिकेट के नहीं है सवाल, तो मुझे उठाने बैनुल-अक़वामी सियासत के, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने सही समझा कि इसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है। यहाँ पर तो एक कुछ और ही किया गया, एक एजेंडा इन्फोर्स करने की कोशिश की गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है, और गालिबन उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ब्रिटिश हाई कमीशन डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने इस हवाले से छोटा सा जो मुख्तसर बयानिया दिया। यानी खुद भी ये महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से बरतानिया को बेल आउट किया, एक ऐसे वक्त में जब बरतानिया में हर दिन 1000 लोगों की डेथ हो रही थी कोविड से, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 7 हफ्ते बरतानिया में गुजारे, और उनसे जो कमिटमेंट्स की गई थी मुख्तलिफ जगहों पर ठहराने की, वो भी उनसे पूरी नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बरतानिया का उस स्टेज पे साथ दिया था। इसका लार्जर एजेंडा क्या है, आखिर हासिल क्या करने की कोशिश की जा रही है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये ऑप्शन हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और किस किस्म की ऑप्शंस जो है एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आरिफ अली अब्बासी साहब से, जो एक्स सीईओ रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आरिफ अली अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुख्तसरन मैं ये समझना चाहूँगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और आप देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसको बेतहाशा नुकसानात हुए, जिसके पास इसके स्पोर्टिंग राइट्स थे मैचेस के, तो क्या रिस्पॉन्स हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ऑप्शंस क्या है? आई थिंक आपके पास ऑप्शंस तो कम है, मगर मेरा 3 चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर कर रही हैं। एक तो ये है कि आई थिंक इंग्लैंड जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा डर गया है विद इंडिया का प्रॉब्लम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक आईपीएल है, उसके साथ साथ इंग्लैंड प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल से इन्फ्लुएंस बहुत हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे पैसे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक्चुअली टूर्स को मेरी हम्बल ओपिनियन में वो कम कर देते हैं प्लेयर्स, इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो आईपीएल में जाएं। आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम जो टूर कर रही थी, उसके अंदर एक मैच को कोई भी बहाना हो, तो फैक्ट इज मुझे तो लगता है कि वो आईपीएल का इन्फ्लुएंस था। ठीक हो गया। एक तो ये था। दूसरा ये था कि इंडियन इन्फ्लुएंस, एज यू नो, इंडियन इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने कभी अलाउ नहीं किया इंडियन इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ने के लिए, बिकॉज जितने भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आया है 87 में भी और 96 में भी, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली और नहीं ला पाया, मगर मुझे याद है कि ये इनको हमने इन्वॉल्व किया था, पाकिस्तान ने इन्वॉल्व किया था, और ये आपके फॉलोअर्स थे। इनको ये रोल जो मिल गया है ये बड़ा गलत है। आई डोंट थिंक ये इसको ज्यादा इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली मनी इज द गेम। ठीक है, लेकिन अच्छा, नहीं, ये हम इस पे ज़रा और भी बात करेंगे, बिकॉज जो आप कह रहे हैं ये मेरे सामने और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। बरतानिया ही में जो जॉर्ज डॉबल का पीस मेरे सामने है क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पर भी उन्होंने यही क्लेम किया कि इस पे आईपीएल का इन्फ्लुएंस और आईपीएल को बेनिफिट करने के लिए ऐसा लगता है कि ऐसा किया गया। लेकिन माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई रिटेलिएटरी ऑप्शन है यहाँ पे, कोई लीगल कॉज है, कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? देखिए, यू हैव टू गो बाय एक्सपीरियंस। मैंने देखा है कि वहां पे आपसे बात तो करेंगे, वो आईसीसी भी करेगा, इंग्लैंड भी करेगा, सब करेंगे, बट द फैक्ट इज
व्हेन इट कम्स टू के भाई आप डैमेजेस मुझे दें, डैमेजेस लेना जरा मुश्किल काम होता। मैंने अभी तक देखा नहीं है कहीं के डैमेजेस किसी को मिले हों। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे आरिफ अली अब्बासी साहब, एक्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। समझते हैं कि डैमेजेस लेना को बहुत आसान करनी है। मैं डिस्कशन को ओपन करता हूं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हसन असलम शाह साहब, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब अफगान अमूर के माहिर हैं, 15 अगस्त के बाद एक से ज़्यादा दफ़ा काबुल और अफगानिस्तान का सफ़र कर चुके हैं, वहाँ से होकर आए हैं, वहाँ मुशाहिदा करके आ चुके हैं, वहाँ से रिपोर्ट कर चुके हैं। और एजाज़ अहमद चौधरी साहब पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जो है, मुझे वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में असदुल्ला खान साहब 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन जो इस वक्त काबुल में है, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मैं हसन असलम शाह, अगर आपसे शुरू कर सकूं, आपने सुना कि आरिफ अली अब्बासी साहब कहते हैं कि दुख बहुत है, सदमा बहुत है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ में, ये क्रिकेटिंग कन्वेंशन में ऑप्शंस नहीं हैं डैमेजेस लेने के। आप क्या बताएंगे हमें? डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा ये है कि एज अ लॉयर आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट। आई वुड लाइक दैट टू एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। एंड आई वुड लाइक टू नो इन टुडेज वर्ल्ड वेयर फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन इज रैम्पेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट क्या ये है कि सम कृष्ण रामास्वामी फ्रॉम मैंगलोर इन इंडिया sends an email to the wife of one of the captains of the New Zealand team and says कि TTP is launching a threat. Is this what happened? Well, I mean, this is what I've heard, right? I mean, so the point I'm trying to make to you is कि first of all we have to define what is a security threat. Number one. Number two, अगर security threat है भी, आप उसको assess करें। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आई है, वो यहाँ पे आपके पास पहुँचे हैं, उन्होंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ एक सीरीज खेलेंगे। आप उनको एक कंफर्ट दें, उनको आप पैसिफाई करें, उनको बताएं कि यहाँ पे बिल्कुल थे, नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल था, ठीक था, बिल्कुल था। आप पहली बात तो उनसे अंडरस्टैंड करें कि व्हाट एग्जैक्टली हैव यू रिसीव्ड। प्लेयर्स ने तो कंप्लेन ही कुछ नहीं की, तो जो मैंने दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। कैप्टन का भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, एग्जैक्टली मसला नहीं था। इसका मतलब है मसला था ही नहीं। इसका मतलब है कि जो आप सारा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं से आ रहा है। मैंने आपको वर्ड यूज किया रामास्वामी कृष्ण, आई मीन आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, आई एम जस्ट प्लेइंग विद दीज वर्ड्स, बट if somebody is sending you something, you need to verify that. That's number one. Number two, आपकी सुटकी हुई है पूरी दुनिया में, और आपके जो प्लेयर्स हैं, आपकी जो कौम है, उसको बहुत सदमा हुआ है। खाली सुटकी हुई है, यहाँ दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान इज अनसेफ। सर वो तो बहुत अरसे से चल रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जिसमें हम अफगानिस्तान के बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ होगा। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर नाउ इज दैट वी शुड हैव हैंडल्ड इट स्लाइटली डिफरेंटली। वी शुड हैव आस्क्ड देम टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, नंबर वन। एंड नंबर टू, जहां तक ये एक्स पीसीबी के चेयरमैन बात कर रहे हैं, ने भी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात करके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ट्रिप को कैंसिल ना करें। जी, वो ठीक है, वो तो उनका एक डिप्लोमेटिक, उनका जो भी था। सर यहाँ पे आपको अब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यू हैव सफर्ड डैमेजेस, you had a reliance interest in contract, you had a planned series of cricket matches जो सारे आपके कैंसिल हो गए, उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है। यू शुड एक्सप्लोर ऑप्शंस इन कोर्ट्स, और उसको लेकर भी आने की सामने जरूरत है। बिल्कुल लेके जाएं। और इसमें डॉक्टर साहब, सॉरी, वन लास्ट थिंग, इसमें आप अपना जो आपका एक रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिक विद न्यूजीलैंड एंड ऑल, टेक इट आउट ऑफ द पिक्चर। देखिए, जहां पे इसको एक कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पर डील, कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन, pursue it as that. Jacinda Ardern is a lovely lady. Prime Minister may have a very good relationship with her, but we have to pursue it legally. बिल्कुल सही। ये मेरा व्यू है इसके बारे में। अब मैं इस पर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। एजाज अहमद चौधरी साहब, आप पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, पाकिस्तान के आप एम्बेसडर रहे वाशिंगटन के अंदर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है। पाकिस्तान ने इसका जो मतलब निकाला गया है, ऊपर से लेके नीचे तक, हुकूमत से लेके एक आम आदमी तक, यही निकाला गया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान गैर महफूज है, क्रिकेटिंग के लिए नहीं है, शॉक दिया गया, शॉक वैल्यू है, एक नैरेटिव शेप किया गया, इसके ज़रिए क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है? ये तो न्यूजीलैंड ने किया है, बरतानिया ने किया है, इसका मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वी आर द एग्रीव्ड पार्टी। हमारे साथ ज्यादती की गई है, इतनी तैयारी की गई थी,
सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस थी और इस तरीके से हमें बताए बगैर के थ्रेट क्या थी उन्होंने इसको कैंसिल किया। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ऑल ऑप्शन शुड बी ऑन द टेबल। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की साख को मजरू करने की कोशिश की गई है। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी जिस तरह बहुत कम मुल्कों को ये फख्र हासिल है कि वो कर सके, और आपको वो दोबारा उसमें धकेलना चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। हमारे लिए ये सिर्फ पैसे का ज़िया नहीं है, ये हमारे लिए हम पे बहुत बड़ा कारी ज़र्ब किया गया। और जब पहले हमें शक भी था, अब तो पता भी चल गया, अब तो साफ नजर आ गया, सबूत मिल गए कि हिंदुस्तान से एक फेक तरीके से एहसान का नाम लेकर वो सारा जनरेट किया गया। तो ये मैं समझता हूं कि ना सिर्फ आईसीसी को शिकायत करनी चाहिए, जो कर रहे होंगे, आई एम श्योर रमीज राजा साहब ने अनाउंस भी किया है, और उसके अंदर वो ये अभी जो आपके लीगल एक्सपर्ट थे कह रहे थे कि लीगल ऑप्शंस रखें, अपने डैमेजेस क्लेम करें, ना भी मिले डैमेजेस तो डैमेजेस क्लेम जरूर करें। दूसरा है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपको बात करना। हमारे वजीर आजम साहब ने बात की थी न्यूज़ के साथ, लेकिन वो बात की थी कि जी आप दौरा जारी रखें। अब उनको बात करनी चाहिए, अगर वो नहीं भी करते तो कम से कम सिफारती सतह पे हमें बड़ा स्ट्रांगली टेकअप करना चाहिए उनके साथ भी और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी, कि जनाब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमारी साख को मजरू कर जाएं। हमें नुकसान तो आपने पहुंचाया ही पहुंचाया है, और आपने ये फेक न्यूज़ जो थी उसके ऊपर अमल किया है। तीसरी चीज हमें ये करनी चाहिए कि ये जो फेक न्यूज़ है इसको आखिरी मंतक तक लेके जाएं। देखें, अभी मैं आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले इंटरपोल की वेबसाइट ब्राउज कर रहा था कि ये साइबर क्राइम कमिट हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। एक साइबर क्राइम बाकायदा प्लान तरीके से, और जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने पूरी तफसील बताई है, एक एक तफसील बताई कि कैसे किस वक्त किस तरीके से ये अकाउंट क्रिएट किया गया और ये सारा कुछ किया गया। मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हमारा साथी बनना चाहिए इंटरपोल में शिकायत करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ, उनका भी नुकसान हुआ है। उनको भी अब इस बात का एजाज अहमद चौधरी साहब, आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के आप समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड के इंस्टीट्यूशंस और बरतानिया के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतने नादान और मासूम हैं कि उनको समझ नहीं आई कि ये एक डिसइंफॉर्मेशन है, ये फेक न्यूज़ है। आखिर उनकी प्रेजेंस है ग्राउंड की, ब्रिटिश हाई कमीशन की तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पाकिस्तान के अंदर, मतलब उनको पता है पल पल की, उनको खबर पता है। वो कहा भी उनके हाई कमिश्नर ने कहा है कि हमारे सिक्योरिटी अलर्ट में और एफसीओ के सिक्योरिटी अलर्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर ये महज एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकती ना सर? नहीं, देखिए फेस वैल्यू पे ले रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि हमें नहीं पता था ये, तो हमें सिक्योरिटी थ्रेट आई तो उसकी वजह से हमने ये किया, तो फिर तो उन पे वाजिब है कि वो हमारा साथ दें और इसको आखिर तक पहुंचाएं। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। मेरा तीसरा नुक्ता भी यही था कि ये इतनी मासूमियत नहीं है इस सारे में सिलसिले में। एक पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेली गई है और उसका रूए रवां हिंदुस्तान है, जहां से ये सारा आगाज किया गया। उसके ताने बाने शायद अफगानिस्तान में अमरुल्लाह साले वगैरह से भी मिलते हैं, जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग ने बताया है। तो अगर हमारे पास अब इतनी एविडेंस आ गई है, तो ये एविडेंस जिस तरह पाकिस्तान के सामने रखी है, मैं समझता हूँ सफारती सतह पे उन दोनों ममालिक के साथ भी रखनी चाहिए और उनको एंगेज करना चाहिए, और साथ ही साथ इंटरपोल में केस दायर करना चाहिए लीगल एक्सपर्ट तरीके से इसको डेवलप करके। हमें छोड़ना नहीं चाहिए इसको। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके साथ आप इसे हमें परस्यू करना चाहिए। मेरे साथ रहे सर, जी चौधरी साहब मेरे साथ रहे, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब मेरे साथ हैं और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं क्विकली ताहिर खान साहब, आप अफगान अमूर के माहिर हैं, 15 अगस्त के बाद आप एक से ज़्यादा दफ़ा अफगानिस्तान जा चुके हैं, मसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, आपका ग्राउंड पे वहाँ पे कॉन्टैक्ट है। आपको क्या समझ आ रही है कि जो पूरी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान को दुनिया के सामने दिखाने के लिए, मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा पहली दफ़ा कि इससे हासिल मुझे ये तो समझ आ रहा है कि बरतानिया न्यूजीलैंड के बारे में ये बात साबित हो गई कि ये सॉवरन कंट्रीज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक आम समझा जाता है कि शायद पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर मुल्क है। ये बड़ा वाज़ेह है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और न्यूजीलैंड की इंस्टीट्यूशंस बहुत कमज़ोर हैं। कहीं से इनके ऊपर इशारा आया, इन पर दबाव आया और वो इतना दबाव शदीद था कि इन्होंने उसमें से पुल बैक कर लिया। लेकिन अचीव क्या किया जा रहा है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक बात सिर्फ आपके जवाब से पहले दूंगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप सरेंडर ना हो दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के सामने, लेकिन ये दोनों सरेंडर कर गए। वो दहशतगर्दी तो थी भी नहीं यहाँ पे, वैसे ही सरेंडर कर गए। लेकिन चलो उनको तो खौफ था ना
उनको तो खौफ है ना। और ये जो यहाँ जो माहौल बना है इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, अफगानिस्तान, जंग तो ये लोग लाए हैं ना, 3500 फौजी। सर लेकिन यहाँ तो मेरे पास एक ब्रिटिश पीस है जॉर्ज डोबल का, जिसने ये लिखा है कि ये बिल्कुल फिट नहीं होती कहानी, क्योंकि जब लंदन में हुई थी 7/7 की टेररिज्म हुई थी तो कोई मैचेस कहीं पर कैंसिल नहीं हुए। फिर उसने बताया कि जब पुल के ऊपर 11 लोगों पे चंद बरस पहले हमला हुआ और लोगों हलाक हो गए, तो भी इंग्लैंड के अंदर मैचेस और सब चीज़ें कैंसिल नहीं हुई। तो वो ये कह रहा है इस पीस के अंदर, वो कह रहा है कि ये इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, ये जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है खौफ की और दहशतगर्दी की, इसका कोई ये साबित नहीं होता कहीं। जो ब्रिटिश हाई कमीशन का आपने सुनाया, तो अगर वो, क्योंकि एम्बेसडर जो होते हैं सफ़ीरों के उसके रिपोर्ट्स की बेस पे अक्सर फैसले करते हैं ममालिक, तो वो तो तमाम मेहमानों ने कह दिया ना, लीगल व्यू भी आ गया है एजाज चौधरी साहब का, फिर उसे ये चीज़ें तो आ गई ना। मैं कह रहा हूँ कि जंग, ये जो अगर दहशतगर्दी वाले अगर है 3500 फौजी इनके थे न्यूजीलैंड के, और 20 साल तक थे, 20 साल तक रहे। बरतानिया के 10,000 फौजी थे और 20 साल तक थे। ये मतलब एक पॉइंट ये भी है कि चलो इनको शिकस्त हो गई है, शिकस्त तो हुई है ना डॉक्टर साहब, नेटो को शिकस्त नहीं हुआ, हो गई, विड्रॉ करना पड़ा। हाँ, विड्रॉ करना पड़ा, जैसे भी हुआ। तो ये मेरे ख्याल में इनकी जो अपने उसूल है ना कि टेररिज्म के साथ कैसे वो किया जाए। जब न्यूजीलैंड में हमला हुआ उस वक़्त पूरे पाकिस्तान ने उसको अप्रिशिएट किया, वज़ीर आज़म जैसे द आर्डर, जी हाँ, तो लिहाजा एक, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा माहौल था उनके लिए, लेकिन बहुत गुडविल थी, बहुत ज़्यादा गुडविल थी, और वो सारा उन्होंने खुद ख़राब कर दिया ये जो है। और मेरे ख्याल में सही कहा कि एक मेहमान ने कहा ना कि वो बताया ना कि कहाँ पर थ्रेट है, कहाँ पे आपको, न्यूजीलैंड तो यहाँ मौजूद थी, मैच होने वाला था, और इंग्लैंड ने उसको फॉलो किया। अपने प्लेयर्स ने कहा कि तो ये जो लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये वाला बहाना है थ्रेट वाला, लेकिन मैं उसको यही समझता हूँ कि ये सरेंडर हो गए हैं, और ये दुनिया से कहते हैं कि दहशतगर्दों के सामने, हर आपने कहा दहशतगर्दी है भी नहीं, एक फेक न्यूज़ पे उन्होंने कर दिया है। और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जो अभी उसके कंट्रोल से बाहर है? ब्रेक ले लूँ, क्विकली कमेंट कर लें प्लीज़। मैं एक ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, जो मेरा बुनियादी सवाल है कि हासिल क्या किया वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसको मजीद मैं एजिटेट करूँगा, इसको मजीद रेज करूँगा एक ब्रेक के बाद, जब असदुल्ला भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे काबुल से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि जो कुछ किया है न्यूजीलैंड ने और बरतानिया ने, एक चीज़ तो मुझे समझ आई है बीइंग अ कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बरतानिया और न्यूजीलैंड के इदारे और इंस्टीट्यूशंस उस तरह से आज़ाद नहीं है, सॉवरन नहीं है और ख़ुद मुख्तार नहीं है जिस तरह से हम आम तौर पर यहाँ महसूस करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बड़ा सॉवरन है। ग्रेट ब्रिटेन इंतहाई कमज़ोर साबित हुआ है इस केस में। न्यूजीलैंड तो बेचारा खैर क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा, लेकिन जब उनको एक इशारा कहीं से आया तो ये ऐसे करके कोलैप्स हो गए, और कोई एक्सप्लेनेशन भी देने की सूरत हाल में ये है ही नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन हासिल क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि जहां कहीं से ये माइंड फ्रेम ऑपरेट कर रहा है जो एक पैगाम या एक नैरेटिव शेप करना चाह रहा है, उसने गेन क्या किया है, ये मेरा सवाल है। इसको फिर मैं उठाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे सारे गेस्ट मेरे साथ हैं, लेकिन असदुल्ला खान साहब 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन गुज़श्ता कई दिन से काबुल में है, इस वक्त काबुल से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ हैं असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू। आप असदुल्ला कितने दिन से इस वक्त हैं अफगानिस्तान में? आप? मैं डॉक्टर साहब 1 हफ्ते से हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ काबुल में जी। काबुल। और आपने जी। काबुल शहर के अंदर आपने मुख्तलिफ जगहों पे क्या ट्रेवल किया, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप गए हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी ब्रेक से पहले आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, उसके बाद मुझे एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि काबुल में पिछले 1 हफ्ते से जो सिक्योरिटी है वो इस तरह की है कि न्यूजीलैंड की टीम काबुल में भी आके मैच खेल सकती थी, काबुल के स्टेडियम में भी। पिछले 1 हफ्ते में जो मैंने सिक्योरिटी के इंतजाम होते देखे हैं, तालिबान ने जो यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाया है, उसके मुताबिक अब काबुल की हद तक कोई खौफ महसूस नहीं होता। यानी रात के 12 बजे और काबुल के किसी भी हिस्से में आप घूमते हैं, चाहे आप काबुल के मुजाफात में चले जाएं, काबुल के मेन सिटी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप बेखौफ तरीके से घूम सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने तमाम जो इम्पॉर्टेंट जगह हैं, एक तो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी लगा दी है, जितने दफातर हैं वहाँ पर खड़े हैं, जितने सफारत खाने हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस हर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बाहर है और हर सड़क पर उनकी प्रेजेंस है। यानी आप कुछ देर के लिए अगर किसी सड़क पर खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि गश्त करती हुई एक गाड़ी इधर से गुजरी है, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गश्त करती हुई एक दूसरी गाड़ी जो है
वो वहां से गुजरी है। तो काबुल में रहकर किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं होता। और न सिर्फ काबुल में, अगर आप बाहर चले जाएं तो इस हद तक एक मजबूत निज़ाम कायम कर दिया गया है सिक्योरिटी के हवाले से कि अगर आपको पंजशीर जाना है तो आपको इजाजतनामे चाहिए, फिर आपको जाने या ना जाने देने का फैसला करना है। अगर आपको बगराम जाना है तो उसके लिए भी यही मैकेनिज्म बनाया गया है। यानी मैकेनिज्म जो है ऑन ग्राउंड वो बनाए जा चुके हैं, वो तैयार किए जा चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। और यहाँ तक कि अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें अब बाकायदा यूनिफॉर्म्ड जो एहलकार हैं तालिबान के, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पे जैसे हमारा दफातर में मीडिया सेंटर में रोजाना आना जाना रहता है, इत्तलात के दफ्तर में या फॉरेन ऑफिस में या पाकिस्तान एम्बेसी में, इवन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भी हमें तालिबान की सिक्योरिटी दिखाई देती है। तो जो आपका सवाल था कि मैं पिछले 7 दिन में कहाँ कहाँ गया हूँ, तो मैं कुछ दोस्तों के साथ रात का खाना खाने के लिए मज़ाफात में भी चला गया था और वहां पर ऐसा रूटीन के मुताबिक चल रही है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, अफगानी जो खाने हैं वो रात के 12 बजे तक तैयार हो रहे हैं, पूरी चकाचौंध है, रोशनियां हैं, सेफ्टी है। तो डॉक्टर साहब यहाँ काबुल में रहकर आपको मुकम्मल एहसास होता है। और मैंने जो कहा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम आजकल मैच खेलना चाहे तो यहाँ भी खेल सकती है, तो पाकिस्तान में तो अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तरीके से खेल सकती है। असदुल्लाह खान, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मेरे साथ रहिए, मैं अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स की तरफ भी आता हूं। सर मैं अपना पिछला सवाल जो है थोड़ा सा सीधा कर लूं एजाज अहमद चौधरी साहब के साथ। सर आपसे बेहतर कौन इसका जवाब दे सकता है? यू बीन द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, यू बीन पाकिस्तान एम्बेसडर टू वाशिंगटन। अभी आपने असदुल्लाह को सुना, वहां से बता रहे हैं काबुल में कि वहां भी खेल सकते थे मैच। यानी इस वक्त इस रीजन में उस किस्म की दहशतगर्दी का खतरा है ही नहीं जिस किस्म की दहशतगर्दी के खतरे का अंदेशे का इजहार कर दिया न्यूजीलैंड ने। उसके बाद बरतानिया की टीम जो है वो भी दौड़ गई यहां से। क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? क्या करने की कोशिश की गई? एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकती है जो हमारे वजीर फवाद चौधरी साहब ने इशारा जिसकी तरफ किया कि ये एब्सोल्युटली नॉट का रिएक्शन है। मतलब ये है कि अफगानिस्तान में चूंकि नेटो को और अमेरिका को एक हजीमत हुई, सुबकी सहनी पड़ी, तो वो उसका एक किस्म का वो बदला ले रहे हैं। लेकिन उनको फिलहाल और तो कुछ नहीं सूझा, तो ये वो काम करके कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल मुल्क ना दिखना है। तो एक तो ये बैनुल अक़वामी साजिश के तौर पर हो सकता है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे नज़दीक हिंदुस्तान की तरफ से है। देखिए हिंदुस्तान का एक पैटर्न बन गया है पिछले कितने अरसे से। आपने डिसइंफो लैब भी देखी, उसके पूरी की पूरी रिपोर्ट्स देखी, कितने कितने मुल्कों को इस्तेमाल किया गया, कितनी फेक एनजीओज क्रिएट की जा रही हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए वो काम किया। और हिंदुस्तान की भी अफगानिस्तान में सारी सरमायाकारी जो है वो ज़मीं बोस हो गई है। तो हिंदुस्तान भी इस वक्त तिल मिलाया हुआ है। तो इस वजह से ये हो सकता है कि वो जो ईमेल और ये सारे काम इसके पीछे उनकी इंटेलिजेंस भी लगी हो और ये उन्होंने भी एक किस्म का बदला लिया है। तो मैं भी ये नहीं समझता कि ये बिल्कुल मासूमाना फेल है कि एक उनको थ्रेट आई और उन्होंने पीछे से विड्रॉ कर ली। मैं भी ये समझता हूँ कि इसके पीछे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ईदर ड्रिवन बाय द यूएस एंड नेटो और बाय इंडिया और परहैप्स बोथ। अच्छा, अब इसी को मैं लेके आगे चलता हूँ। हसन असलम शाद साहब, अगर ये एक एजेंडा है और ये तो फिर वन ऑफ तो नहीं होगा ना कि 2 टीमें नहीं आई, और क्या हम एक्सपेक्ट करें, और क्या होगा इस एजेंडे के अंदर? सर देखें, अफगानिस्तान के बाद से आपके ऊपर प्रेशर्स बहुत बढ़ गए हैं और मैं हमेशा उस प्रेशर का मकसद क्या है? नहीं, देखें पहली बात तो मैं एक्सप्लेन कर दूं प्रेशर है क्या। देखें सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये अमेरिका की जो सुबकी हुई है अफगानिस्तान में, उसके बाद से more than the Taliban, we are in the limelight. ठीक है। We are, next with them. We are thought to be as one. ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर लॉफेयर के, फाइनेंशियल लॉफेयर के, ये हम पे अभी बढ़ेंगे। आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल ये जो न्यूजीलैंड की अभी सीरीज जो डैमेज हुई है, जो अभी सेबोटाज हुई है, इसका नुकसान क्या है? इसका फाइनेंशियल नुकसान है हमारे लिए। ठीक ठाक, ठीक है जी, बहुत बड़ा नुकसान है। ब्रांड वैल्यू भी हमारी कम हुई। अब इंडिया जो है वो हमारे ऊपर अगर फर्ज कीजिए टीटीपी के थ्रू अगर अटैक नहीं कर सकता, तो दिस इज द नेक्स्ट अटैक, राइट? थिंक अबाउट इट, इट्स द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सटेंशन। अटैक भी करवाया जा सकता है किसी, नहीं वो तो होगा। देखिए डॉक्टर साहब वो तो हो सकता है, नहीं वो तो हो सकता है, वो तो हो सकता है, बट दिस इज ईजियर, राइट? दिस इज ईजियर एंड इट सीम्स लॉजिकल, राइट? आई मीन क्रिएटिंग अ थ्रेट, सेइंग कि जी देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट इज फार मोर सेलेबल than doing something else through the TTP. I'm not saying it can't happen. All I'm saying is this is the smarter and the easier way. तो अभी
ये जो प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर बढ़ेंगे, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज प्रेशर्स। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए, पहली मैंने आपको बता दी। फर्स्टली वी शुड टेक इट टू द कोर्ट, एंड सेकेंड आई एम गोइंग टू से समथिंग अ बिट रेडिकल। सर, जिन्होंने आपके साथ ये किया है, आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है, यू शुड रिफ्यूज टू प्ले दोस टीम्स। टेक अ स्ट्रॉन्ग T20 में पार्टिसिपेट करें और उनसे ना खेलें। आप एटलीस्ट स्टेटमेंट बनाएं। सर, आप भी बताएं दुनिया को कि हम भी, मतलब है कि हम चने खाने वाले लोग नहीं हैं, हम भी मजबूत लोग हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। बहुत हो गई, बहुत बदमाशी कर ली आपने आके हमारे मुल्क के अंदर लास्ट मिनट के ऊपर जो आप हमें एग्जिट कर दिया। मैं थोड़ा सा आऊँ अफगानिस्तान की सूरत हाल की तरफ, क्योंकि अफगान अमूक के माहिर हमारे साथ हैं। ताहिर खान साहब, अब इन्होंने ये एक दहशतगर्दी का स्पेक्टर खड़ा किया। यहाँ तो हवाई नैरेटिव है कि ख़तरा था, ज़िंदगी का ख़तरा था, कहीं से खबर आई, ईमेल आ गई, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी। बड़ा आसान काम है, बस फाड़ दें कहीं पे। अभी किसी चेक पोस्ट पे हमला हो जाए, किसी सिविलियन जगह पे, आप सारे मुल्क को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर नैरेटिव बीफ अप होने लग जाएगा। फिर तो न्यूजीलैंड को भी स्पेस मिल जाएगी, ब्रिटिश को भी स्पेस मिल जाएगी कि हाँ वाकई ही इंटेलिजेंस सही थी। ये तो बड़ा आसान है हमला करना। क्या होगा नेक्स्ट? व्हाट आर दे प्लानिंग? मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने पहले कहा ना डॉक्टर साहब, आपने क्या सवाल दरा? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि नैरेटिव का पहला शोशा छोड़ा गया है, दहशतगर्दी का खतरा था। ठीक है। अब अगर कहीं पे हमला हो जाता है, कुछ होता है, अब इसको फिर आगे चलाना है ना। मतलब ये वन ऑफ तो नहीं होगा। मतलब मुझे इत्मीनान नहीं है इस चीज़ से कि सिर्फ सुखी का बदला लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया नैरेटिव शेप किया जा रहा है कि उसका पहला ट्रेलर हमने देखा है कि देखें पाकिस्तान दोबारा गैर महफूज हो गया है। चूंकि अफगान, क्योंकि उनकी लॉजिक इस किस्म से कायम करती है ना, चूंकि अफगान तालिबान आ गए हैं वहां पे, इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। हालांकि हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको साबित करना है हमने। तो ये तो बिल्कुल गलत सोच है। जंग खत्म हो गई 20 साल, इनका लाया हुआ, इनकी जो जिस तरह के नुमाइंदे ने कहा, मैं बामियान गया डॉक्टर साहब इस दफ़ा। बामियान तकरीबन कोई 4 घंटे का रास्ता है काबुल से, और हमारे साथ जो ड्राइवर थे वो बामियान के थे 2। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं आ सकते थे, अपने इलाकों में सालों तक नहीं आए। अब बामियान हम भी गए, पंशेर कभी लोग, तो लिहाजा वहाँ तो जंग ख़त्म हो गई है, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, इनके ऑक्यूपेशन ख़त्म हो गई है, तो ख़तरा कहाँ से है? क्योंकि तालिबान की जब पिछली भी हुकूमत थी तो बिल्कुल दुनिया तो कुछ चीज़ें उनकी मानती हैं कि सिक्योरिटी भी थी, और उस वक़्त ओपीएम वाला इशू था वो भी नहीं है। तो अब तो मसला ही नहीं रहा। अब किस शहर में धमाका हुआ है? और जब से ये न्यूजीलैंड टीम गई है या इंग्लैंड नहीं आई, तो कहाँ धमाका हुआ है? किस जगह पे टेररिज्म हुआ है? नहीं हुआ है। अब अगर वाक़यात होते हैं कभी, हमें टारगेट करना ज़्यादा, हम टारगेट हो गए, लेकिन हम किस बुनियाद पे टारगेट हो गए? अब हमारे क्रिकेट जो है इंग्लैंड की या न्यूजीलैंड की, हमारे लोगों की मोहब्बत है क्रिकेट से, और इन लोगों को हमें हमदर्दी करनी चाहिए थी हमसे। इन 2 ममालिक ने क्रिकेट की खास करके जो हमने बरतानिया के लिए किया, और मतलब कि हमें तो जंग वो लाए हैं, तबाही बर्बादी वो लाए हैं, और हमने उनका साथ, मतलब है कि जंग जब शुरू हुई थी तो हमारा पाकिस्तान उनके साथ था, और फिर भी ये जो पीस प्रोसेस है जो भी है उसमें तो आपको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि एक मौके पे अगर आप जाएंगे। तो सही कहा मेहमान ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि आपने दुनिया को एक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गलत बयानिया दिया है, और एक बुनियाद आपने वो दी कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। पाकिस्तान क्यों महफूज नहीं है? तो लिहाजा अब लेकिन कि हमें भी काउंटर, ये बात तो हमने कर ली है, बहुत तफसील से कर ली है। एजाज अहमद चौधरी साहब, ब्रेक से पहले मैं फिर वापस उसी तरफ आता हूँ। क्या आपका ख्याल है कि ये वन ऑफ ट्रेलर था, गलतफहमी हो गई, आपने भी कहा कि इनोसेंट नहीं है, या इसका सेकंड ट्रेलर, थर्ड ट्रेलर, फर्दर एपिसोड भी आने वाली है? देखिए, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड बंदे से पूछा कि बीएलए के खिलाफ, बीएलए के और टीटीपी के अटैक्स जो हैं वो इस वक्त भी क्यों चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में थी, अब उनको पीछे से सपोर्ट तो हट गई है लेकिन पाइपलाइन में है। तो ये वाकयात तो कुछ हो सकते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि उन वाकयात से ज्यादा खतरा नॉन काइनेटिक रिएक्शंस का है। देखिए, ये मामला सारा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इस वजह से नॉन काइनेटिक एक्शंस और भी आ सकते हैं, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बदकिस्मती से उसका हिस्सा बन गए। मुझे नहीं पता कि वो विलिंगली बने या डर के बन गए, लेकिन वो यकीनन उसका हिस्सा बन गए। तो कुछ ना कुछ नॉन काइनेटिक डोमेन में
हो सकता है, कोई इकोनॉमिक कोर्शन अफगानिस्तान के हवाले से भी और पाकिस्तान के लिए भी कि भाई पाकिस्तान को आपको पता है बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि स्केपगोट करे। आपने वजीर खारजा ब्लिंकन की कांग्रेस में हेयरिंग सुनी तो उसके बाद से तो साफ वाजे हो गया कि भाई उन्होंने कोई ना कोई स्केपगोट ढूंढना है जिसको पाकिस्तान की शक्ल में उनको ज्यादा नजर आ रहा है। इसलिए हमें इस चारों तबक हमारे रोशन रहने चाहिए, हमें हर वक्त गार्ड पे होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है किसी भी सिलसिले में। और हमारी जो कामयाबियां हैं दहशतगर्दी के खिलाफ उसमें हर्ज भी पड़ सकता है। पर मैं ताहिर खान साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि अब वो टीटीपी और उनको वो स्पेस अवेलेबल नहीं है जो उनको पहले अवेलेबल थी, तो शायद इतना आसान नहीं होगा। ताहम फिर भी हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए, लोअर नहीं करना चाहिए। ज़रा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से किस किस्म की खबरें आनी चाहिए जो इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन वेलकम बैक। मैं दोबारा चलता हूँ जनाब असदुल्ला खान साहब की तरफ जो इस वक्त मुझे काबुल से ज्वाइन कर रहे हैं। असदुल्ला, आपने भी एक्सप्लेन किया और हम खुद भी देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की गुज़िश्ता 40 दिन की जो कामयाबी है वो ये है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के तूल अर्ज़ में अमन कायम कर दिया है। वहाँ एक पीस है, वहाँ जो ख़तरा था कि मैसेकर होगा, ब्लडशेड होगा, वहाँ पे बदले लिए जाएंगे, रिवेंज होगा, किलिंग होंगी, वो सब कुछ वहाँ से नहीं हुआ। वहाँ सिविल वॉर नहीं है, वहाँ से कोई रेफ्यूजीज़ हज़ारों की लाखों की तादाद में छोड़कर पाकिस्तान की तरफ या ईरान की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एक डिमांड थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो वो नहीं बन सकी, उस पर भी ज़रा बहर है। लेकिन जो नई चीज़ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लड़कियों को, तालिबात को सेकेंडरी स्कूल में यानी 5वीं जमात से ऊपर 12वीं जमात तक स्कूल जाने से रोक दिया गया। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हमारे लिए बड़ी परेशान कुन है। इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं कि ये सूरत हाल कब तक ठीक होगी और ये क्यों है? जी अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए 2-3 पहलुओं से इस पर बात करने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि ऐसा वाज़े तौर पर ग्राउंड पर रहकर मौजूद होता है, मालूम होता है या महसूस होता है कि अमेरिका जो है वो अपनी शिकस्त का बदला यहाँ पर इंसानी अलमियों को जन्म देकर लेना चाहता है। और नारा वो लगा रहा है कि ख़वातीन को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, मिसाल के तौर पर कि उनको पढ़ाई के, तालीम के हुकूक नहीं मिल रहे। लेकिन इससे बड़ा मौजू है काबुल में, अगर आप बैठ कर देखें तो इससे बड़े 2-3 मौजू आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मसला जो है वो नई हुकूमत का वो मुआशी मसला है, यानी लोगों के पास बैंकों के पास पैसे नहीं है और लोगों के पास जो अपने पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं उस तक रसाई मुश्किल हो गई है। और कानून ये बनाया गया है कि एक शख्स अपने ही पैसों में से हफ्ते में सिर्फ 20,000 अफगानी निकलवा सकता है। यानी इतना बड़ा अलमिया है कि अगर कोई शख्स बीमार है, उसको बाईपास सर्जरी करानी है और उसको 2 लाख रुपए चाहिए तो वो अपने ही पैसे तक उसकी एक्सेस नहीं है। और उसकी वजह साफ जाहिर है कि अमेरिका ने एसेट्स रोक रखे हैं। हमारी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से 2 मुलाकातें, मेरी कल भी मुलाकात हुई, उन्होंने एक ही बात की, वो ये कह रहे हैं कि हम बगैर पैसों के इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जो अमेरिका ने जानबूझ के जन्म दिया है। फिर आप एक और मसले की तरफ देखें कि यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं पार्कों में और लोग हेरात से आए हुए हैं, कोई हेलमंद से आए हुए हैं, कुंदूज से आए हुए हैं, मुख्तलिफ जंगल इलाकों से यहाँ आकर बैठ गए, वापस नहीं जा सकते, उनके पास घर नहीं है या उनके पास जाने के पैसे नहीं है, यहाँ पर उनके पास खुराक नहीं है। हुकूमत से पूछते हैं, हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये लोग बीमार हैं, खवातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर पार्क्स में, कैंपों में पड़े हुए हैं और बाद के पास शेल्टर भी मुयस्सर नहीं है। और ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां कि एक एक कहानी पर एक एक स्टोरी लिखी जा सकती है। अब ये इंसानी अलमिया है और इन इंसानी अलमियों को ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर आलमी ताकतें या तो जन्म दे रही हैं या इनको हल नहीं करना चाहती। और सारा फोकस उन्होंने कर रखा है खवातीन की तालीम पर, जो कि अपनी जगह पर बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी इसका मैकेनिज्म बना रहे हैं और बहुत जल्द इसमें काबू पा लेंगे। लेकिन डेफिनेटली जब तरजीहात की बात होती है तो तरजीह वो है। अब तालिबान से आज डॉक्टर आखिरी जुमला ये कि जब मैंने तालिबान से हम पूछते हैं कि क्या आपको तनख्वाह मिल रही है, क्योंकि पैसे तो हुकूमत के पास है नहीं, वो कहते नहीं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम तो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर खाना तो फिर भी चाहिए ना हर शख्स को पेट भरने के लिए। तो सिक्योरिटी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा उसको इम्प्रूव किया गया है। लेकिन ये जो इंसानी अलमिया जन्म दे रहे हैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इसका दूसरा रुख दिखाया कि यहाँ सिर्फ तालिबात की एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इस वक्त खुराक का मसला है, पैसों का मसला है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। यहीं से मैं ज़रा कनेक्ट करता हूँ जनाब ताहिर खान साहब को। ताहिर खान साहब, पाकिस्तान के अखबारात की दावा कर रहे हैं, हमारे अंग्रेज़ी के अखबारात के $2 मिलियन अ डे यानी $20 लाख जो है वो एक दिन में यहाँ से अफगानिस्तान जा रहा है। और इस वजह से पाकिस्तान में रुपये की कीमत जो है वो रुपया फॉल कर रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही। ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज अगर अफगानिस्तान को खुराक लेनी है, लोगों को ख़रीदारी करनी है तो उसमें से 80-90% तुमको पाकिस्तान से लेना है, तुमको पाकिस्तानी रुपया चाहिए, उनको डॉलर क्या कर रहे हैं वो? ये क्या कहानी है? असल में पाकिस्तान की तजवीज़ आई थी कि रुपये में उनसे तिजारत, लेकिन उसके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हुआ सोशल मीडिया पर। तो तालिबान ने फिर वजाहत की कि रुपये में वो नहीं करेंगे।
और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ जो ज़्यादती हुई है डॉक्टर साहब, ये तो वैसे मैं दुशांबे में भी डिस्कस हो रहा था कि रीजनल कंट्रीज को अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। हाँ, लेकिन बहरहाल वो मैंने कहा जो सोशल मीडिया का एक पावर है ना, ये तालिबान उस पर क्या एतराज़ था उनको लोकल करेंसी में डील करने में? अभी तो उनका निज़ाम नहीं बना, उनको तो समझ चीज़ों की नहीं आ रही है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं करेंगे। बस वो जो प्रोपेगेंडा हुआ तो वो मुतासिर हुए उससे, ये बयान आया है। और मैं उस वक्त उधर था जब उसका ये बयान आया था। 6.5 अरब डॉलर अमेरिका ने मुंजमद किए हैं, जिसमें 3 अरब डॉलर है वहाँ के ताजरों का। ये मैंने ताजरों से काबुल में सुना। ऐसे मुझे कोई कह रहा था वेस्टर्न डिप्लोमेट के तो पैसे अमेरिका के ही थे। नहीं, अमेरिका के हैं तो अमेरिका पर ऐलान क्यों किया कि उसने मुंजमद किए हैं, और कहते थे हमारी एड थी, उन्हीं की एड थी। तो उसमें तो 3 अरब मैंने वहाँ ताजरों से सुना, उनकी मीटिंग थी काबुल में, कि इसमें हमारा है, और जब पैसा उनके पास नहीं होगा तो इंपोर्ट वो नहीं कर सकेंगे। जब इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो जिस तरह आपके वो बता रहे हैं एंकर साहब, तो वहाँ मसाइल मज़ीद पैदा होंगे। और बैंकों में तो मैंने रश देखा, बैंकों में तो लोग आते हैं, सुबह से बैठते हैं, रात को उनका मौका नहीं आता कि वो जाकर के पैसे ले लें। तो एक बहुत बुरी हालत है। अगर इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान को वेस्ट छोड़ती है तो अब ये देखो कल वहाँ पर पाकिस्तान, चीन और रूस का प्रेसिडेंट वाई का था। अब यही कोशिश वो करेंगे किस तरीके से तालिबान को भी कहीं थोड़ा सा नरमी दिखाएं। अब सादिक साहब आज दूसरा दिन है उधर है, मुलाकातें कर रहे हैं। सफ़ीर साहब जो है, सफ़ीर साहब उधर बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात की है वहाँ तालिबान के। लेकिन अब तालिबान भी थोड़ा सा अब ज़रा वो जो उनके जहन में एक शुकूक वाला सिलसिला होता है, थोड़ा सा वो भी मौजूद है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रही है कि दुनिया से और डील करना है, कि दुनिया से डील करना है। हाँ, अच्छा, अब मैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो नाज़रीन आपके लिए भी है, और मैं पहले हसन असलम के पास चलता हूँ और फिर उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास चलता हूँ, चौधरी साहब के पास। ये ठीक है कि दुनिया कहती है कि अगर तालिबात वुमन एजुकेशन होगी, औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाती और लड़कियाँ स्कूल जाती रहती तो क्या दुनिया अफगान तालिबान को माफ़ कर देगी अगर 15 दिन के बाद ये हो जाता? सर, कोई नया इशू क्रिएट कर देंगे, उसके बाद कहेंगे जी कि यहाँ पे इक्विटी नहीं है, यहाँ पे कोर्ट्स का सिस्टम नहीं है, लॉ ठीक नहीं है, लॉ नहीं ठीक, यहाँ पे करिकुलम ठीक नहीं है, करप्शन बहुत है, यहाँ पे और बड़े इश्यूज हैं। सर, प्रॉब्लम ये देखें, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है ना कि आपने किसी को कंडेम करना है और आपने किसी को बुरा कहना है, तो फिर तो आप हज़ारों किस्म की, आपको वो आपने कहानी सुनी होगी ना, वो वुल्फ और उसकी वो जो थी, वो पानी के ऊपर से पानी के आने की, कि जी द वाटर इज डर्टी। तो वो कहता है जी कि मैं तो सर जो है वो मतलब है कि ऊपर खड़ा हूँ, पानी कैसे, दिस होल थिंग इज इट्स बायस्ड। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ नैरेटिव, इट हैज़ बीन बिल्ट। कल को ये बेहतरी भी करेंगे, कोई ना कोई इसके ऊपर इल्जाम लगेगा, पाकिस्तान को भी इसमें लेके आ जाएंगे, बाकियों को भी लेके आ जाएंगे। तो आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट थिंग्स चेंजिंग इन द नियर फ्यूचर। एजाज अहमद चौधरी साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, ज़ाहिर है आपने इस पर बहुत सोचा होगा। जाहिर है कि मगरब के ममालिक के कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए, अफगान तालिबान को ख़वातीन के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, हर किस्म की जॉब की उनकी होनी चाहिए। लेकिन अगर अफगान तालिबान इन इश्यूज़ पे प्रोग्रेस करते भी हैं अगले चंद हफ्तों में, तो क्या मगरब के नए मुतालबात सामने आ जाएंगे, या मगरब कहेगा कि हाँ तुमने ये कंडीशनलिटीज़ पूरी की हैं, हम आपको लेकर आते हैं यूनाइटेड नेशन में, हम आपको गले लगाते हैं, आप वेलकम करते हैं पीस को? क्या समझ आ रही है आपको? हमारी हुकूमत की तरफ से भी और खित्ते के दूसरे ममालिक की तरफ से भी एक मुसलसल एक तकाजा रहा है कि अमेरिका और यूरोप अफगानिस्तान को अबेंडन ना करें, छोड़े मत, क्योंकि एक इंसानी बहरान जन्म लेने वाला है और इसका मुर्दे इल्ज़ाम आप भी होंगे। और दूसरा ये भी हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे हालात को ख़राब किया तो फिर वो दोबारा दहशतगर्द तंजीमें आ जाएंगी और 2001 से पहले वाले हालात पैदा हो जाएंगे और आपका एनीवे ये जितना आपने किया था सबका सब ज़ाया हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे मुझे, या अब यहाँ मेरी ज़ाती राय है कि वहाँ पे मुझे इस किस्म की सोच नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे एक इंसानी सोच है और उसमें ये सारे ये बात दुरुस्त है कि एक चीज़ आप पूरी कर देंगे तो दूसरी चीज़ पे ले जाएंगे। अच्छा, ये तो है मगरिब की तरफ। अब है कि दूसरा नुक्ता है कि क्या तालिबान को फिर क्या करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को अपने चारों के चारों जो कमिटमेंट्स थी, एमनेस्टी की जिसको उन्होंने पूरा कर लिया, सीटी जो है काउंटर टेररिज्म के हवाले से वो अभी तक उनको मेरा ख्याल मुतमईन करने की जरूरत है। अमेरिका को तो शायद कर दिया उन्होंने, डील में डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान, चीन, दूसरे ममालिक को भी उनको मुतमईन करना होगा कि हमारे खिलाफ जो तंजीमें थी वो वहाँ पे जड़ नहीं पकड़ेंगी। इसके अलावा उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट के तौर पर भी वो मेरे ख्याल में उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, दीज आर गुड स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। इससे वेस्ट अगर काम की मदद ना करे या ना करे, कम से कम दुश्मनी में ज्यादा इजाफा नहीं होगा। और फाइनली जो बशरी हकूक और औरतों की
उसके हवाले से है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए भी ये है कि किसी तरीके से इस वक्त हुकूमत को चलाए और इंसानी बहरान से बचे। और तीसरी चीज़ है रीजनल कंट्रीज क्या करें, पाकिस्तान क्या करे, चीन रूस क्या करें, उनके लिए भी इस वक्त मुशावरत जारी है। और बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे ख्याल में कि इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए वहाँ इंसानी बहरान का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का और गवर्नेंस की असिस्टेंस का, क्योंकि अगर आपने वो गिरने दिया तो मामला बहुत सख्त बिगड़ जाएगा और इस वजह से हम सब उसमें भस्म होंगे। ये बाकी सारी थ्योरेटिकल बातें रह जाएंगी। तो मैं तो ये तीनों बातों के ऊपर पूरा का पूरा यानी इक्वल एम्फेसिस देखना चाहता हूँ। सर मैं लास्ट क्वेश्चन सर, एक दिन पहले या 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू दिया, बड़ा वेल मीनिंग इंटरव्यू दिया। उन्होंने BBC के सीनियर एडिटर हैं वर्ल्ड अफेयर्स के जॉन सिम्पसन मेरा ख्याल है, उनको दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान रीजनल कंट्रीज का सब मिल के जब एक कंसेंसस क्रिएट होगा इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, वुमेन एजुकेशन, तब जाके पाकिस्तान बाकी सब, उन्होंने कहा कि दुशांबे में ये एग्री हो गया, यानी कि जो 8 ममालिक दुशांबे में इकट्ठे हुए थे, बल्कि 9 ईरान समेत, ये मिलके फैसला करेंगे डिप्लोमेटिक या रिकग्निशन का। ये सवाल उन्होंने 2-3 दफ़ा, और वो BBC के जो एडिटर थे उन्होंने 1 नहीं 3 दफ़ा यही सवाल पूछा और तीनों दफ़ा वज़ीर आज़म ने बहुत इत्मीनान से उनको यही एक्सप्लेन किया। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने देखा होगा कि अफगान तालिबान ने एक एप्लीकेशन यूनाइटेड नेशन में भी डाली है। उन्होंने कहा कि हम इसके राइटफुल हमारा एम्बेसडर होगा, जिसमें सोहेल शाहीन को उन्होंने एम्बेसडर मुकर्रर किया। आपको क्या लगता है कि ये किस किस्म वहाँ क्या होगा? वहाँ पे तो एक ऐसा बंदा एम्बेसडर बना के बैठाया हुआ है सागज़ई, जिनका सर पैर नहीं, पीछे उनकी हुकूमत ही नहीं है, पीछे उनको एम्बेसडर बनाया हुआ अफगानिस्तान का। जी, ये सिलसिला तो अगर आपको याद हो तो जब पिछली मरतबा तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त भी था, और एक नाम नेहाद साहब बैठे होते थे, और मुझे याद है कि मैं भी चूंकि वहाँ पे था उन दिनों में, और वो बस उठते बैठते पाकिस्तान को गाली निकालने के अलावा कुछ काम नहीं करते थे। मुझे हकीकत में आपको बताऊं, मगरिब से बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने वो अपने जख्म चाट रहे हैं और वो शायद इतनी मदद ना करें कि इनको वहाँ पे जगह दे दे। वरना सबसे पहली बात तो ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी 2020 का, उसमें एक बहुत बड़ी क्लॉज थी कि भाई डी लिस्टिंग के लिए काम किया जाएगा। कहाँ मूवमेंट हुई है वो, क्यों उसकी बात क्यों नहीं करते आप? तो वो ये इस लिहाज से मैं कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी विजडम समझ सकता हूँ जो हमारी हुकूमत की है डिमांड के भाई उनको आप एंगेज रहें आप लोग, क्योंकि आप सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे उससे। और साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म साहब का जो नुक्ता है, और मेरा ख्याल में हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी सबने कहा कि एक रीजनल अप्रोच हमने फॉलो करनी है, तमाम खित्ते के साथ मिलकर जो भी फैसले करेंगे उसके आगे जो है ना वेस्ट भी बेबस हो जाएगा। सो अगर तालिबान अपने वादे पूरे करते हैं और अगर खित्ते के ममालिक मिलकर उनकी कुछ मदद करते हैं और कुछ मामलात को अमन और इस्तेहकाम और सलामती के लिए, सबसे की वर्ड है स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट के पास बहुत कम स्पेस रह जाएगी कि वो तालिबान को डी फैक्टो रिकग्निशन ना दें या डी ज्योरे रिकग्निशन ना दें। ये बहुत शुक्रिया आएगा, लेकिन सर बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब का, हसन असलम शाद साहब का, ताहिर खान साहब का, इसी तरह जनाब असदुल्ला खान साहब का जो काबुल से हमारे साथ थे, और हमें आरिफ अली अब्बासी साहब ने जो एक्स-CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन सबका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं भी 2-3 दिन पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते 5 दिन गुजार के दुशांबे से वापस आया हूँ। मैंने वहाँ वो सारी प्रोसीडिंग्स देखी जो शंघाई SCO की हुई, उसके अलावा CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की हुई। तो मैं भी बड़े वसूख से ही कह सकता हूँ कि जो रीजनल कंसेंसस इख्तियार किया गया, उसके हवाले से मैंने लिखा भी एक पीस कि किस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं प्यूटन, उनकी पोजीशंस जो है, हालांकि वो मॉस्को से बोल रहे थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुशांबे से बोल रहे थे, लेकिन इतनी आइडेंटिकल पोजीशन थी अफगानिस्तान के हवाले से। यही बाय एंड लार्ज एक रीजनल कंसेंसस पैदा हुआ इन 9 ममालिक के दरमियान कि हमारी ये पोजीशन है। और आखिर में प्रेसिडेंट प्यूटन ने ये कहा कि ये ठीक है कि शायद हम पे तनकीद भी हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि दुनिया और मगरब जो है वो हमारी इस रीजनल कंसेंसस को जो वेल थॉट आउट है, सोचा समझा है, जिस पर हमने बहुत गौर किया है, इसको सीरियसली लेंगे। उसमें मुतालबा किया गया कि अफगान तालिबान के फंड्स को, अफगानिस्तान के फंड्स को डिफ्रीज किया जाए, इस हुकूमत को एंगेज किया जाए। तो आज इतना ही, इस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन का बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।